हे गाइस, हाय, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसे चली बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरो शेनियो? वेलकम टू अ धमाकेदार सेशन यार। आप लोगों ने डिमांड किया मेरे वन शॉट इलेक्ट्रिसिटी वाले वीडियो में, जहां पर हमने 2 घंटे के अंदर पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी इन डिटेल पढ़ लिया था, अलॉन्ग विद अ फॉर्मूला चीट शीट, माइंड मैप, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब कुछ हमने कवर कर दिया था, डेरिवेशन, फॉर्मूला, सब कुछ। तो मेक श्योर करना है कि वो वीडियो आप देखें, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर चेकिंग इट आउट। तो आप लोगों ने डिमांड किया तो उस वीडियो में कि सर जी टॉप 10 क्वेश्चंस भी करवा लीजिए। तो बेटा टॉप 10 क्या, मैं आज आपको करवाने वाला हूं 10 ऐसे सवाल जो आप फॉर श्योर एक्सपेक्ट करिए आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में, आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस में, चाहे तो अपने सीनियर से पूछ रहे कि यही सवाल आते हैं। और ये 10 सवाल कौन से हैं? ये 10 सवाल वो 10 सवाल हैं जो पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। और मैंने इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए कि हर साल 5 मेजर पेपर्स आते हैं आपके, 5 मेजर सेट आते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। उन 5 सेट्स को मिलाकर, यानी कि अगर पिछले 10 साल की बात करूं तो 50 पेपर, जो आपके 50 सेट ऑफ पेपर्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा रिपीटेड 10 सवाल इलेक्ट्रिसिटी से यही होंगे। तो मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। बेटा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, 30 मिनट के अंदर वीडियो खत्म करने की कोशिश करेंगे। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है बेटा? चलो आ जाओ, सब लोग रेडी हो? हाँ जी भाई साहब। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने ये आ रहा है। और देखो आज ऐसा कुछ नहीं है कि भाई टॉपिक वाइज चल रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर में आपको टॉपिक वाइज वगैरह नहीं आने वाला है, पेपर में आपको डिफिकल्टी लेवल वाइज नहीं आने वाला है। तो ये भी सवाल रैंडम टॉपिक्स इलेक्ट्रिसिटी से यहां वहां से उठाकर दिए गए हैं। इसको आप ऐसे समझो कि हर टॉपिक में से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आपको मिल रहा है, ठीक है बेटा? तो ये रहा आपके सामने। तो आज 2 मार्क के 3 मार्क के सवाल ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी से आते हैं, तो वही यहां पर है। तो आप देखोगे 2 वायर्स A and B आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑफ इक्वल रेजिस्टेंसेस, ठीक है बेटा? यहां पर बताया जा रहा है कि आपके पास 2 वायर हैं। एक वायर है वायर ए, दूसरा वायर है आपके सामने वायर बी, ठीक है? आपके पास 2 वायर यहां पर बताए गए हैं और बताया जा रहा है कि भाई इन दोनों का लेंथ इक्वल है। क्या है? इन दोनों का जो लेंथ है, तो मान लीजिए ए का जो लेंथ है L है और बी का लेंथ भी L ही है, दोनों की लेंथ एब्सोल्युटली सेम है। आगे क्या बोल रहा है? इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ ए इज मोर देन दैट ऑफ बी, अगर हमारे ए का जो रेजिस्टिविटी है वो B के रेजिस्टिविटी से ज्यादा है, रेजिस्टिविटी ऑफ A इज ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ B, विच वायर इज थिकर एंड वाई, इनमें से कौन सा वायर ज्यादा थिक है? इनफैक्ट आपको बताना है कि भाई इनमें से एरिया किसका ज्यादा है। तो अगर मैं ए यहां पर लिखूं और यहां पर ए बी कर दूं, तो एरिया ए का एरिया है ए और बी का एरिया है ए बी, ठीक है? तो थिकनेस किसकी ज्यादा होगी, किसकी एरिया ज्यादा होगी, आपको बतानी है। अगर रेजिस्टिविटी यहां पर जो है ए का ज्यादा है बी से, ठीक है? तो यहां पर बताया ये भी गया कि भाई दोनों का रेजिस्टेंस भी इक्वल है। तो यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ ए और रेजिस्टेंस ऑफ बी की बात करेंगे तो आर ए इज इक्वल टू आर बी, और ये भी बताया गया कि भाई लेंथ ऑफ ए इज ऑल्सो इक्वल टू लेंथ ऑफ बी। तो आप देख सकते हो ये काफी आसान सवाल बन गया है अगर आपने इन चीजों को नोट डाउन कर लिया। आसान कैसे यार? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस सवाल में आप नोट डाउन करोगे कि ये कौन सा टॉपिक है, ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिसिटी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इलेक्ट्रिसिटी में एक्चुअली है ही 3-4 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसमें से एक ये है, इसे आना ही आना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है हमारे पास? फॉर्मूला है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जहां पर R रेजिस्टेंस है, रो रेजिस्टिविटी है, L लेंथ है, A एरिया है, ठीक है? अब आगे बढ़ने से पहले मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है जो मैं कहना चाहता हूं आपको कि अगर आपने अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ी हुई है, ये फॉर्मूलाज नहीं आते हैं, तो इस सेशन कृपया करके मत देखिए, पूरा बाउंसर जाएगा, फिर कमेंट बोलेंगे उसे समझ नहीं आया। मेक श्योर कि आप पहले वन शॉट देखें मेरा, उसके बाद ही आकर इसको अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये 10 सबसे ज्यादा रिपीटेड सवाल बोर्ड एग्जामिनेशंस के हैं। तो कुछ आसान हो सकते हैं लेकिन कुछ हार्ड भी हो सकते हैं। तो आप पढ़कर आइए, कॉन्सेप्ट क्लियर करके आइए, बिना कॉन्सेप्ट क्लियर करे यहां पर बिल्कुल मत आइए, ये सेशन उसके लिए नहीं है, ठीक है बेटा? ये आपके प्री बोर्ड्स में, बोर्ड्स में 100% मार्क्स लाने के लिए है। तो पहले कॉन्सेप्ट फिर प्रैक्टिस, ठीक है? चलो अब यहां पर हम बारी आ चुकी है। तो यहां पर बताया जा रहा है कि भाई दोनों वायर्स के रेजिस्टेंस इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूं कि भाई हमारा वायर ए का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वायर बी का रेजिस्टेंस, ठीक है? चलो इसका पूरा फॉर्म में लिख देते हैं। आर का फॉर्मूला क्या है? रो एल अपॉन ए ना, उसको यहां पे लिख देते हैं। तो यहां पे लिख दूंगा रो एल अपॉन ए, यहां पर भी रेजिस्टेंस है तो रो एल अपॉन बी, ठीक है? सॉरी बी कैसे लिखूंगा भाई, दोनों तो एरिया ही है, सॉरी, रो एल अपॉन ए। हाँ, अब ये वाला जो है ये वायर ए के लिए है, तो ए मैंने ऐसे सबस्क्रिप्ट में डाल दिया। वैसे ये किसके लिए है? ये बी के लिए है, तो मैंने ये भी सबस्क्रिप्ट में डाल दिया।
अब पता है हमें कि भाई लेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी, तो ये एल ए एल बी कट जाएगा, कट गया ना, ठीक है। अब मैं एरिया को वहां ले जाता हूँ, रेजिस्टिविटी को यहां ले जाता हूं, तो रो ए अपॉन जो रेजिस्टिविटी यहां आ गया रो बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए बी हो चुका है, करेक्ट है, हो गया ना। तो यहां पर हम क्या जानते हैं, हमें इस सवाल में दिया गया है कि भाई रेजिस्टिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ बी, तो अगर आपका रो ए इज ग्रेटर देन रो बी then of course your AA should also be greater than AB, क्योंकि न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर इक्वल टू में लिखे हुए ना, रेशियो इक्वल है, तो रेशियो इक्वल है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो आपका उस साइड भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए, तो AA शुड बी ग्रेटर देन AB, तो यानी कि A वायर का जो थिकनेस है वो B से ज्यादा होगा, ऐसे लिखना है एंड में। क्लियर हुआ, मजा आया, ठीक है। अब यहां पर इस सवाल को मैथमेटिकली देखने के बदले कॉमन सेंस के तरीके से देखते हैं, ठीक है, कॉमन सेंस के तरीके देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल है, ए की रेजिस्टिविटी बी से ज्यादा है, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रही है ना, तो अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा है ए की तो रेजिस्टेंस भी ए की ज्यादा ही होनी चाहिए, लेकिन है नहीं, तो ए में कुछ ऐसा है जिसके वजह से उसका रेजिस्टेंस कम हो रहा है। क्या हो रहा होगा, लेंथ छोटा हो सकता है, लेंथ छोटा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, लेकिन यहां पे बोला है कि भाई लेंथ तो ए और बी का दोनों का सेम है। और क्या हो सकता है, एरिया ज्यादा हो सकता है, अगर क्योंकि डिनोमिनेटर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया ज्यादा होगा तब ये रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, फिर वो बी के बराबर हो जाएगी। तो कॉमन सेंस के तरीके में देखूं तो ए का एरिया ज्यादा ही होना चाहिए। क्लियर गाइस, बढ़िया, मजा आ गया। चलो अब आगे ऐसे ही टॉपिक्स को नोट डाउन करते जाना, सवालों को नोट डाउन करते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल्यूशन मैंने लिखा हुआ है और इस पूरे सेशन का जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए अभी कभी ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम आ चुके हैं। फॉर द इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन बिलो कैलकुलेट। मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या सर बोर्ड एग्जामिनेशन में डिफिकल्ट सर्किट्स आते हैं? द आंसर इज बिल्कुल नहीं, सर्किट इसी लेवल के होंगे। और जो बच्चे आप डरते हो कि भाई सीरीज पैरेलल का ज्यादा कॉम्बिनेशन आ गया, तो नहीं, ज्यादातर कॉम्बिनेशन नहीं आता है, अगर आ भी जाता है तो आसान होता है, मतलब इसके सामने एक सीरीज लग जाएगा, समथिंग लाइक ऐसा होगा, उससे हार्ड कभी नहीं होता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। बट ये जो सवाल आप देख रहे हो, दिस वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इन बोर्ड्स, इसी टाइप का, और ऐसे सवाल आपको एनसीईआरटी में मिलेगा बाय द वे, है ना। तो क्या है ये, फॉर द इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन बिलो कैलकुलेट करंट इन ईच रेजिस्टर, इन तीनों रेजिस्टर में करंट निकालना है, तो हम पहले इसको लेबल कर देते हैं। तो ये R1 मान लीजिए, ये R2, ये R3, तीन रेजिस्टर हैं, तीनों के अक्रॉस करंट निकालना है। तो मान लीजिए इसके अक्रॉस करंट है I1, इसके अक्रॉस है I2, तीसरे वाले के अक्रॉस है I3, ठीक है। आगे क्या पूछा है, टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम दी बैटरी, पूरा करंट भी बताना है, टोटल करंट भी बताना है, क्योंकि भाई बैटरी से टोटल करंट I आ रहा होगा, वही करंट I यहां पर इन तीनों करंट्स में बट जा रहा होगा, और वही तीनों करंट यहां पर वापस जुड़कर आपको I दे देता होगा, ठीक है। ऐसा ही होना चाहिए अगर आपने मेरे साथ वन शॉट देखा हुआ है। आगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकालना है। तो एक्चुअली इनफैक्ट ऊपर से नीचे करने के बदले थोड़ा सा थर्ड क्वेश्चन से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, आपको ज्यादा आसानी होगी। क्यों, देखो यहां पे अगर मैं तीसरे सवाल से शुरू करता हूं, तो तीसरे में क्या दिया हुआ है, तीसरा सवाल में कह रहा है कि भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस क्या है, ये तीनों की तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया मैंने। सो 1/Rp विल बी इक्वल टू 1/R1 क्या बेटा 30 है, लिखो यहाँ पर, R2 क्या बेटा 10 है, लिखो यहाँ पर, R3 क्या बेटा R3 है आपका 5, लिखो यहाँ पर, लिख दिया, ठीक है। अब 1/Rp क्या होती है भाई, यहां पर कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारा एलसीएम 30 आना चाहिए, तो हमने एलसीएम ले लिया 30। अब 30 तो यहां पर एक बार जाएगा, 10 आपका 30 में 3 बार जाता है, और 5 6 बार जाता है। सो 1/Rp की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, 1/Rp की वैल्यू हो जाती है 6 3 9 9 1 10, तो 10/30 हो गई है, 0 0 कट गया है, 1/3 आ गई है, लेकिन ये 1/Rp की आई है, तो आप इसको रेसिप्रोकेट करोगे तो रेजिस्टेंस, टोटल पैरेलल रेजिस्टेंस आपकी बन जाती है 3 ओम। इसको करो डब्बे में, क्यों, क्योंकि फाइनल आंसर है, ठीक है। तीसरे का जवाब आपको आ गया, कितना आना चाहिए भाई, Rp इजिकल टू 3 ओम, ठीक है। अब दूसरा सवाल क्या है, टोटल करंट निकालना है, क्या निकालना है, टोटल करंट। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q/T,
लेकिन यहाँ चार्ज और टाइम नहीं है। करंट का एक और फॉर्मूला होता है और वो होता है ओम्स लॉ का, ठीक है। सो ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर, आप यहां पर I इज इक्वल टू V अपॉन आर लिख सकते हो, है ना। यहां पर वोल्टेज कितनी है भाई, टोटल वोल्टेज ये रहा 6 वोल्ट, लिखो 6 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस कितनी है भाई, ये रहा, निकाल दिया हमने, इसलिए हमने थर्ड वाला पहले किया। अगर आप ऊपर से करोगे ना, अगर आप ऊपर से करोगे तो आपको ये टोटल करंट निकालने के लिए टोटल रेजिस्टेंस निकालना ही पड़ेगा वैसे भी, फिर दोबारा तीसरे सवाल में दोबारा निकालोगे, जरूरत ही नहीं है। आप बस यहां पर लिख देना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, फिर वहां पे बोलना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 रेजिस्टेंस इज 3 ओम, बात खत्म हो जाती है, कोई आपका मार्क्स नहीं काट सकता। 2 एम्पेयर आपकी वैल्यू हो गई। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलना है तो बोल देना, लेकिन इसका काम आगे है नहीं वैसे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल, पहले सवाल की तरफ। पहला क्या था ब्रो, पहला है करंट इन ईच रेजिस्टर, तीनों रेजिस्टर में करंट निकालनी है, ये तो उससे भी आसान है, ठीक है। तो I1 निकालना है तो फॉर्मूला वही लगेगा ना, V1 अपॉन R1, फिर I2 निकालना है तो वही फॉर्मूला लगेगा V2 अपॉन R2, थर्ड करंट निकालना है तो I3 इज इक्वल टू V3 अपॉन R3, बहुत बढ़िया। अब V1 कितनी है, वोल्टेज अक्रॉस R1, वोल्टेज अक्रॉस R2, वोल्टेज अक्रॉस R3 सेम रहेगा, क्यों, पैरेलल कनेक्शन है। मैंने आपको शॉर्टकट बताया हुआ, याद रखेगा हमेशा, PV सिंधु, ये नाम हमेशा याद रखेगा और याद होगा भी आपको। हमारे देश की बहुत ही जाने मानी एथलीट है, बैडमिंटन प्लेयर है, बहुत सारे मेडल्स लाई हैं वो, तो PV सिंधु जी का नाम आपको याद रहेगा भी। तो इसके बेसिस में भी याद रखना कि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, सीरीज कनेक्शन में करंट कांस्टेंट होता है, आई स्टैंड्स फॉर करंट ना, तो पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज कांस्टेंट होता है। तो इस पूरे रेजिस्टेंस में वोल्टेज कांस्टेंट होगा और वो वैल्यू 6 वोल्ट, बैटरी की जो वोल्टेज है वही रहेगी, इसको याद रखिए, ठीक है बेटा। तो यहां पर तीनों केसेस में 6 ही लगेगा, 6, ठीक है, 6 लग गया। अब R1 R2 R3 तो आप जानते ही हो, 30 10 5 लिखो यहां पर, 30 10 5 कैलकुलेट करो, 1/5 यानी कि 0.2 एम्पियर। ये क्या है, 6/10 है ना, तो 6/10 यानी कितना हो जाता है भाई, 2 3 2 5 तो 3/5 तो 0.6 एम्पियर, ठीक है। और यहां पर कितना हो जाता है, 1.2 एम्पियर। अब आप हिम्मत करके इन तीनों करंट को ऐड करो, कितना होगा, 1.2 प्लस 0.6 1.8 प्लस 0.2 2 एम्पियर, टोटल करंट कितना है, 2 एम्पियर, वही होना चाहिए। ऐसे चेकिंग की जाती है कि आपने जो इंडिविजुअल करंट निकाला है वो सही है कि नहीं, या टोटल करंट निकाला है वो सही है कि नहीं, या रेजिस्टेंस निकाला है वो सही है कि नहीं। अगर टोटल करंट ऐड करने के बाद उसकी वैल्यू सेम नहीं हो रही तो गलत जवाब है आपका, कहीं ना कहीं मिस्टेक किया आपने, समझ गए। क्यों, क्योंकि यही सेम करंट बढ़ जाती है ना, तो इनको ऐड करूंगा तो यही मिलनी चाहिए मुझे। मैथमेटिकली भी थ्योरेटिकली भी सेम कॉन्सेप्ट होता है, समझ गए बेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। कंग्रेचुलेशंस, आपने दूसरा सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल किया। और वैसे मैं यहां पर टॉपिक लिख देता हूं आपके लिए। ये कौन सा टॉपिक है बेटा, ये आपका ओम्स लॉ प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, यही मात्रा में आपको सवाल आएगी, इसी तरीके में आपको सवाल आएगी बोर्ड एग्जामिनेशंस में, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तीसरे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत मजा आ रहा है मुझे, आई एम होपिंग कि आपको भी मजा आ रहा होगा, ठीक है। क्या सवाल है देखते हैं, आ जाओ। हाउ टू रेजिस्टर्स with resistance R1 and R2 ohm respectively are to be connected to a battery of EMF V volt so that the electrical power consumed is minimum। पूछा जा रहा है आपसे कि अच्छा, यहां पर शायद आपको थोड़ा ब्लर ये वगैरह हो रहा होगा, कोई बात नहीं, पता नहीं कैमरा में कुछ इश्यू है, सॉरी अबाउट इट, बट जब मैं पास आता हूं तो हो जाता है ना क्लियर, ठीक है। तो अब बताया जा रहा है कि भाई आपके पास 2 रेजिस्टर्स है, एक R1 है एक R2 है, ठीक है। आपके पास 2 रेजिस्टर्स है, एक R1 है एक R2 है। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि भाई उनको मैं कैसे कनेक्ट करूं कि आपका पावर जो है मिनिमम आए। पहली बात, कनेक्ट कैसे करूं, मतलब 2 ही तरीके हैं, या तो मैं सीरीज में कनेक्ट करूंगा या तो मैं पैरेलल में कनेक्ट करूंगा, ठीक है। यही 2 तरीके मेरे पास। अच्छा, 2 तरीके, इनमें से कौन सा होना चाहिए, तो अभी आपका जवाब नैरो डाउन हो गया, 2 तरीके, सीरीज या पैरेलल, इनमें से कोई एक जवाब होगा, 50-50 अपॉर्चुनिटी है। अब आती है कॉन्सेप्ट, पावर किस पे डिपेंड करता है। पावर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने जब वन शॉट कराया था, मैंने आपको 3 स्टार डालकर मार्क करवाया था। अगर आप देख रहे हो सेशन उसके बाद तो आपको बताना चाहिए कौन सा फॉर्मूला है। पावर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वो है P इज इक्वल टू VI। पावर करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा पावर होगा, जितना कम करंट होगा उतना ही कम पावर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये रिलेशनशिप। दूसरा, ठीक है, ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई आर, तो आपका I बन जाता है V अपॉन आर। यानी कि अगर मुझे करंट मिनिमम चाहिए तो मेरा रेजिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए। तो सीरीज और पैरेलल में किस सर्किट में मेरा रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है, बस ये आपको आ गया तो आप कर लोगे। कैसे, देखो यहां पर ध्यान से, ठीक है, देखो अभी आप यहां पर ध्यान से, कैसे सीरीज में रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है क्योंकि रेजिस्टेंस सीधे ऐड कर दिए जाते हैं ना, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्योंकि रेजिस्टेंस मैक्सिमम है, करंट मिनिमम होता है, और क्योंकि करंट मिनिमम है और करंट पावर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पावर भी मिनिमम हो जाता है। आपको जवाब आ चुका। वहीं पे ये भी पढ़ा देता हूं मैं आपको, पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस मिनिमम आती है। जैसे आपने पिछले सवाल में देखा था, रेजिस्टेंस यहां पे कितनी आई, 30 ओम, 10 ओम और 5 ओम के रेजिस्टर्स को कंबाइन किया हमने और बना 3 ओम। 30, 10 और 5 ओम्स के रेजिस्टर्स को ऐड करने के बाद पैरेलल कनेक्शन में 3 ओम रेजिस्टेंस मिली, 3। और यही मैं इनको सीरीज में जोड़ता तो 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 5 45 ओम्स आती। तो सीरीज में करंट ज्यादा होता, सॉरी रेजिस्टेंस ज्यादा होता, करंट कम हो जाती। तो वहीं यहां पर पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट ज्यादा हो गया। बात समझ आ गया बेटा? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो रेजिस्टेंस यहां पर मिनिमम है तो करंट आपका मैक्सिमम होगा, आपका फिर पावर भी मैक्सिमम होगा। नोट डाउन कर लीजिए, मैंने एक ही सवाल में दोनों करवा दिया आपको। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं मुन्ना। चौथा सवाल आपके सामने, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेशन। ज्यादातर लोग पढ़ाते ही नहीं क्योंकि ज्यादातर लोगों को यूट्यूब में पता ही नहीं फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, बट मैंने यूट्यूब पर बताया हुआ है कि भाई एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होना चाहिए, क्योंकि इनफैक्ट ये फॉर्मूला आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है। तो इस फॉर्मूला को नोट डाउन कर लेना जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि भाई यूट्यूब में अगर आपने कहीं और पे भी इस फॉर्मूला को देखा वो इस चैनल से कॉपीड होगा, क्योंकि यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ाता था इस फॉर्मूला को। तो ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इस किस बारे में बात कर रहे हैं हम? In a house, 3 bulbs of 100 watt each lighted for 5 hours daily, 2 fans of 50 watt each used for 10 hours daily, and an electric heater of 1 kilowatt is used for half an hour daily. Calculate the total energy consumed in a month of 31 days and its cost of the rate of rupees 3.6. आपको टोटल एनर्जी निकालनी है पूरे महीने की और आपको कॉस्ट भी बतानी है अगर पर किलोवाट आवर 3.6 रुपीज है तो। ये क्या बोल दिया सर, क्या चल रहा है? सिंपल फॉर्मूला नोट डाउन करो। टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, यानी कि आपका टोटल बिल कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखो, कहीं नहीं मिलेगा और ये, ठीक है, यूट्यूब पर सिर्फ मैं ही बताता हूं, ये कहीं और देख लिया तो जैसे मैंने बताया वैसे ही है, ठीक है बेटा। दे देना दन, गोलमाल है भाई, गोलमाल है बोलते रहना, ठीक है। वहां पर फिर देखो, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, एनर्जी निकालनी है आपको, टोटल एनर्जी, ठीक, क्या निकालनी है, टोटल एनर्जी निकालनी है। और टोटल एनर्जी आपको निकालनी है कमर्शियल यूनिट में, ऐसा यूनिट जूल में नहीं, कमर्शियल यूनिट में, किलोवाट आवर में आपको टोटल एनर्जी निकालनी है, ठीक है। इनटू कर देना, मल्टीप्लाई कर देना उसे कॉस्ट पर किलोवाट आवर से, और ये कॉस्ट पर किलोवाट आवर आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, इन क्वेश्चन दी जाएगी, जैसे यहां पे दिया हुआ है कॉस्ट पर किलोवाट आवर 3.6, बस इतना ही है। तो आपने टोटल एनर्जी निकाल दी, उसको मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट से, बात खत्म हो गई। तो बस टोटल एनर्जी निकालनी है, आ जाओ भाई निकालते हैं, मजा आएगा, ठीक है। सबसे पहले 3 बल्ब हैं 100 वॉट के और ये जलते हैं 5 घंटे डेली, और इसके निकालना है हमें 31 डेज का, कैलकुलेट टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ मंथ ऑफ 31 डेज के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम टोटल एनर्जी निकालेंगे बल्ब का, तो एनर्जी निकाल रहे अभी हम बल्ब का, ठीक है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर ऑफ बल्ब इनटू टाइम ऑफ बल्ब। एनर्जी इज पावर इनटू टाइम, है ना, पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम, सो एनर्जी इज पावर इनटू टाइम, ठीक है। सो व्हाट इज पावर ऑफ द बल्ब? भाई सबसे पहले 3 बल्ब हैं, तो पहले तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 बल्ब हैं और 100 वॉट का हर बल्ब है। कितना देर चलता है ये? 5 घंटे चलता है 31 दिन के लिए। क्या किया हमने, पावर कितनी है, सबसे पहले 3 बल्ब है तो 3 लिखा, पावर मेरा है 100 हर बल्ब का,
कितना चलता है 5 घंटे हर दिन 31 डेज के लिए, तो 5 इंटू 31। क्लियर हुआ? अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा आपका 1500 इंटू 31। सो 31 इंटू 15 करना आपने, तो करोगे आप 31 इंटू 15, 5 1 5, 5 3 15, 0 1 1 1, 3 1 3, तो 5 6 4, तो 465 और 2 0 लग गया। और ये आपकी जवाब आ गई वॉट आवर में। पावर का यूनिट होता है वॉट, टाइम आपने घंटों में लिया तो वॉट आवर आ गया। ठीक है, इसे हम कन्वर्ट कर देंगे किलो वॉट आवर में, तो डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो 46.5 किलो वॉट आवर, है ना। वॉट आवर को डिवाइड बाई 1000 करोगे तो वो किलो वॉट आवर बनेगा। निकल गया बल्ब का टोटल एनर्जी। ठीक है, दूसरा क्या है ब्रो? दूसरा आपका है फैन का। चलो आ जाओ फैन पे आ जाते हैं। सेकंड हम निकाल रहे हैं फैन का। ठीक है, क्या है भाई फैन का? क्या बोलता है? एनर्जी ऑफ द फैन इज इक्वल टू पावर ऑफ द फैन इंटू टाइम ऑफ द फैन। कितने फैन है? 2 फैन है। ठीक है, तो मैंने लिखा 2। पावर कितनी है? 50 वॉट की। कितने घंटे चलती है? 10 घंटे और 31 डेज के लिए। क्लियर हो गया? तो क्या वैल्यू बनेगी यहाँ पर भाई? 50 2 100, 100 10 1000 और 1000 प्लस 31 31,000। ये हो गई वॉट आवर। निकालिए किलो वॉट आवर में, तो 31 किलो वॉट आवर। कुछ और है क्या? हाँ, हीटर भी है, इलेक्ट्रिक हीटर भी है। ठीक है, आ जाओ इलेक्ट्रिक हीटर पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर आ गया। चलो अब इसका भी सेम, एनर्जी ऑफ द हीटर, पावर ऑफ द हीटर इनटू टाइम ऑफ द हीटर। कितना इलेक्ट्रिक हीटर है भाई? एक ही है, एंड एन इलेक्ट्रिक हीटर, मतलब एक ही है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं कुछ। पावर कितनी है? 1 किलो वॉट, तो इसकी वैल्यू 1 किलो वॉट में दी गई है। आपको एंड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, डिवाइड बाय 1000 करने की जरूरत नहीं है आपको। तो सीधा 1 इंटू टाइम कितनी है? यूज फॉर हाफ एन आवर डेली। हाफ एन आवर मतलब आधा घंटा, 0.5 आवर्स इंटू 31 पे आ गए आप। ठीक है, सो यहां पर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 31/2। 31/2 आपका हो जाएगा 15.5। 15.5 किलो वॉट आवर आपकी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो आपको इंडिविजुअल चीजों की एनर्जी मिल चुकी है 1 महीने के लिए। अब आपको टोटल एनर्जी निकालनी है। सो व्हाट वुड बी टोटल एनर्जी? टोटल एनर्जी वुड बी एनर्जी ऑफ द बल्ब प्लस एनर्जी ऑफ द फैन प्लस एनर्जी ऑफ द हीटर। तो वैल्यू आ जाए कितनी भाई? 46.5 प्लस 46.5 प्लस फैन का है 31 प्लस हीटर का 15.5। वैल्यू कितनी आ जाती है? 5 यहां पर जोड़ देंगे तो वहां पे जोड़ दोगे जैसे भी है भाई। वहां पर 16 हो जाएगा, यहाँ 46 हो जाएगा। 16 और 46 56 62 62 प्लस 31 दैट इज 92 93 किलो वॉट आवर आपकी हो गई है टोटल एनर्जी। बात खत्म। अब बस उस फॉर्मूला में डालना आपको वैल्यू। सो टोटल कॉस्ट वुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी इंटू कॉस्ट पर किलो वॉट आवर। तो टोटल एनर्जी आपको मिल गई है 93 और कॉस्ट पर किलोवाट आपको दिया हुआ है 3.6। मल्टीप्लाई कर दीजिए, जवाब आपको मिल जाएगा। सो 93 इंटू 36 कर देते हैं। 93 इंटू 36, 3 6 3 18, 1 9 6 54 55, 0 3 3 9 9 3 27, 8 4 14 1 7 5 12 13 1 2 234.8 आपकी वैल्यू होनी चाहिए रुपीज में। ये आपका फाइनल आंसर है। अब आप सोच रहे हो कि सर ये कितने मार्क का सवाल है? ये बेटा ये टोटल 5 मार्क का सवाल है। ठीक है, ये पूरा 5 मार्क का सवाल है। आपको ये 1 मार्क 1 मार्क 1 मार्क 1 मार्क 1 मार्क टोटल 5 मार्क का सवाल को मिल जाता है। हाँ, प्री बोर्ड्स के लिए आपको ये 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं, क्योंकि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में ये 3 से 5 मार्क्स के लिए ही आएगी। एक बार मैं देख लेता हूं कि मेरा जवाब जो आया वो सही है कि नहीं। 234.8 334.8 आया। कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया मैंने। हाँ भाई 213 हो गया ना, सॉरी इसलिए मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि इतना लंबा कैलकुलेशन था, मेरे से मिस्टेक हो सकती है। तो एंड में मल्टीप्लाई मैंने गलत कर दिया। 3 गलत नहीं, मतलब ऐड भूल करना भूल गया, 21 पावर में था तो 334.8। ठीक है बेटा, खत्म हो गया, बाकी सब बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। ठीक है, 4 सवाल हो चुके हैं, 5वें सवाल पे अभी हम आ चुके हैं। काफी अच्छी तेजी से हम चल रहे हैं, बट हाँ 30 मिनट मैंने बोला था, 30 मिनट में तो नहीं हो रहा, 45 मिनट्स में हो जाएगा। लेकिन ठीक है, डोंट वरी। चलो आ जाओ बेटा, क्या सवाल है? राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है बेटा? H इज इक्वल टू I² RT। ये आपका जूल्स लॉ है। जूल्स लॉ कहता है कि आपका हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम द करंट फ्लोस इन द सर्किट। ये आपका जूल्स लॉ है। मैंने बताया था जूल्स लॉ जरूर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कंप्यूट द हीट जनरेटेड while transferring 96,000
96,000 कूलम ऑफ चार्ज। अच्छा, तो क्यू बताया जा रहा है 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 2 आवर्स, टाइम बताया जा रहा है आपको 2 घंटे। अच्छा, थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 40 वोल्ट, वी आपको बताई जा रही है 40 वोल्ट। ओह, तो हीट कैसे निकालूंगा मैं, हीट एनर्जी कैसे निकालूंगा? सिंपल है ब्रो, हीट एनर्जी का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, जिनको नहीं पता नोट डाउन कर लीजिए। हीट एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है V इंटू क्यू, ये भी एक फॉर्मूला होता है, मैंने इनफैक्ट वन शॉट में आपको सिखाया हुआ है डायरेक्ट फॉर्मूला, है ना, हीट के डायरेक्ट फॉर्मूला। तो हीट का V क्यू भी एक फॉर्मूला होता है। वोल्टेज यहाँ पे दिया हुआ है 40 और ये क्यू तो आपको दिया हुआ है 96,000, तो जवाब आपकी ऑलरेडी आ जानी चाहिए। 6 4 जा 24, 2 कैरी, 9 4 जा 36, 38, 3 8 4, 1 0 और 3 और 0, तो 38,40,000 जूल्स आपका जवाब हो जाता है। किलो में कन्वर्ट करोगे तो आप इसको 3.84 इंटू 1 2 3 4 5 6, 3.84 इंटू 10⁻6 जूल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, बराबर, आसान सवाल, बहुत बहुत आसान सवाल, फॉर्मूला याद हो तो आप कर लोगे। देखो 3.84 इंटू मेगा जूल्स लिखा हुआ है, तो 10⁻6 बिल्कुल सही है। चलो 6 सवाल पे क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये भी। बाय द वे, सॉरी मैंने आपको लिखाया नहीं था, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का सवाल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जूल्स लॉ आना ही आना है। इसके पहले के सवाल में मैंने लिखा नहीं शायद आपको कि भाई ये कौन सा सवाल है, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल का क्वेश्चन है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बिल का क्वेश्चन। इसके पहले मैंने लिखाया था मैंने, हाँ ये नहीं लिखा ना मैंने, हाँ पावर के सवाल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये कौन सा है, हाँ जी, 2 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 15 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। देखो 2 रेजिस्टर्स हैं, इसको R1 बोलते हैं 15 ओम है, इसको R2 बोलते हैं, वो भी लेकिन 15 ओम ही है, तो बेसिकली R1 इज इक्वल टू R2। ठीक है, दे आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड दे कनेक्टेड इन पैरेलल इन टर्न टू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। ठीक है, 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द पावर कंज्यूम्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन ईच केस। ओहो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है। इसको हम कहते हैं पावर रेशियो वाले सवाल। ठीक है, पावर रेशियो वाले सवाल, जहां पर पावर का रेशियो निकालना होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। एक्चुअली इतना आसान सवाल है ये ना, ये मतलब क्या ही बताऊं मैं भाई। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो पावर को, वोल्टेज को, रेजिस्टेंस को जोड़ता है? क्योंकि यहां पर पावर निकालनी है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला जो जोड़ता है? एक ही है, P इज इक्वल टू V²/R। तो अगर मैं पहले वाले सीरीज के लिए देखूं तो पावर इन सीरीज शुड बी इक्वल टू वोल्टेज इन सीरीज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इन सीरीज, V²/R। वैसे पावर इन पैरेलल देखूं तो पावर इन पैरेलल इज इक्वल टू वोल्टेज इन पैरेलल डिवाइड बाय वोल्टेज रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सही है, हम इन दोनों का रेशियो निकालें तो निकाल देते हैं। तो PS/PP अगर मैं करता हूं तो VS²/RS बनता है डिवाइडेड बाई VP²/RP बनता है। करेक्ट है। अब भाई वोल्टेज दोनों केस में, सीरीज में हो या पैरेलल कनेक्शन में हो, वोल्टेज तो बैटरी का 6 वोल्ट ही है, वो थोड़ी बदल रहा, टोटल वोल्टेज तो सेम ही है, तो आपका प्यार से ये V² कट जाता है। मैं क्यों बता रहा हूं इसे? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पूरे यूट्यूब पर बच्चों को बताया जाता है कि पहले आप ये पावर निकालिए, फिर ये पावर निकालिए, फिर उन दोनों का रेशियो निकालिए। काहे निकाले, क्यों निकाले? वोल्टेज कॉन्सेंट कट जाएगा ना ब्रो, कैलकुलेशन इजी होगी मेरे लिए। सीधा ये RS नीचे जाएगा, RP ऊपर आ गया, सो RP/RS बन गया। इतना ही ये खेल, बात खत्म हो गई। मैं क्यों निकालूं अलग अलग वोल्टेज, काहे निकालूं? पहले वो निकाल लो फिर डिवाइड करता है। और ये निकालने के लिए मेरे को पहले सीरीज रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, पैरेलल निकालना पड़ेगा, वो तो मुझे यहां पे भी निकालना है, बट फिर भी मैं वो निकालू, फिर कैलकुलेट करूं, फिर डिवाइड करूं, उसी चीज को काहे करो, करने की जरूरत नहीं है ना। चलो, तो अगर मैं दोनों 15 ओम को अगर मैं सीधा ऐड कर देता हूं सीरीज रेजिस्टेंस की तरह, तो 15 + 15 30 ओम बनता है ना। क्या होती है सीरीज रेजिस्टेंस की फॉर्मूला? सीरीज रेजिस्टेंस की फॉर्मूला होती है R1 + R2, तो 15 + 15 जवाब हो गया 30 ओम्स। ठीक है, और पैरेलल में कनेक्टेड हो तो 7.5 आना चाहिए, फिर भी करवा देता हूं मैं आपको। 1/R1 + 1/R2, 1/15 + 1/15, 2/15, 7.5 रेसिप्रोकेट करेंगे तो RP इज इक्वल टू 7.5 ओम्स। बात खत्म होगी, लगा दीजिए यहाँ पर 7.5, लो लगा दिया, और 7.5 आराम से 4 बार जाना चाहिए, तो 1/4, तो जवाब यहाँ पर आ गई आपकी रेशियो 1/4 है। तो पावर की रेशियो कितनी है भाई? PS/PP इज 1:4।
इतना कॉमन है इनफैक्ट साल के एंड होने तक ना, जब आपका एग्जामिनेशन आने वाला होगा, बोर्ड एग्जामिनेशन के आसपास आपको ये सवाल रट्टा हो जाएगा, क्योंकि ये यूट्यूब पर हर जगह करवाया जाएगा, तो 1:4 आपके लिए कॉमन हो जाएगी। आपने सीनियर से पूछना, इतनी बार ये हो जाता है 1:4 वाला कि आप रट्टा हो जाता है आपको ये सवाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज दी गई है 60 वोल्ट की, इलेक्ट्रिक हीटर है। ठीक है, when it draws a current of 4 एम्पियर, जब वो करंट 4 एम्पियर विड्रॉ करता है तब उसकी वोल्टेज 60 वोल्ट है। What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 वोल्ट? अगर मैंने वोल्टेज को क्या कहते हैं बढ़ाकर 120 वोल्ट कर दिया तो मेरे करंट के साथ क्या होगा? अगर मेरा वोल्टेज डबल हो जाता है मेरा करंट भी डबल ही होगा ना। क्यों? ओम्स लॉ कहता है, क्या कहता है भाई, V इज proportional I is proportional V, करंट डबल मतलब वोल्टेज डबल हुआ तो करंट भी डबल, मतलब I is proportional है ना, करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट इज डायरेक्टली proportional to the potential difference applied across the circuit if the resistance is constant। और दोनों मामलों में हीटर तो सेम है तो हीटर का रेजिस्टेंस भी सेम रहेगा। तो अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो वोल्टेज डबल हुआ, करंट भी डबल हो जाएगा। करंट का डबल मतलब 4 का डबल हो जाएगा तो 8 एम्पियर, बात खत्म हो गई। आगे कुछ लिखना नहीं होता है ब्रो, यहीं पे खत्म कर देना है। मजा आया? चलो देख लेते हैं फिर भी एक बार। ये तो 8 एम्पियर, बात खत्म हो गई। आगे बढ़ते हैं। बहुत 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 कॉमन सवाल, इससे कॉमन तो शायद मेरा नाम होगा इस देश में, अभिषेक। ठीक है बहुत कॉमन सवाल बोर्ड एग्जामिनेशन का जो है ग्राफ बेस्ड रेजिस्टेंस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत कैसे करना होता है, इतना आसान होता है, लेकिन आप बोलोगे कि क्या है, मजाक है। कैसे मजाक ही है ब्रो। अ स्टूडेंट प्लॉट्स VI ग्राफ, देखो VI ग्राफ बोला है, दिया IV ग्राफ। सीबीएसई कभी कभी ऐसे चीजें कर देता है ना कि आपको एग्जामिनेशन के बाद इरिटेशन होती है, गुस्सा आता है आपको कि अरे VI नहीं IV ग्राफ था, बोला था VI सर, दे दिया IV सर। क्या, कुछ नहीं कर सकते, देखना पड़ेगा। उनका काम ही है वो कि आपके मार्क्स कटवाएं, आपका काम है आपके मार्क्स बचाएं। वही तो होता है एग्जामिनेशन, है ना। तो VI ग्राफ बोला है लेकिन दिया IV ग्राफ है, तो उल्टा है गेम यहां पर। ठीक है, पहली बात। For 3 samples of nichrome wire with resistance R1, R2, R3, choose from the following the statements that holds true for this graph। तो इनमें सब देख के बताना है कि भाई रेजिस्टेंस बेसिकली ज्यादा किसका है, कम किसका है। ठीक है, देखो यार, ग्राफ देखकर बता लो ना, जिनको ग्राफ देखकर समझ में आता है कर लो, मैं पहले बता देता हूं, देख कर बताता हूं। ठीक है, देखो मैंने वोल्टेज यहां तक बढ़ाया, सिर्फ यहीं तक, और R3 तो भाई घोड़े से लगाम छूट गई इसकी, करंट इतना बढ़ गया उसका। तो इतने से वोल्टेज बढ़ाने पे करंट देखो R3 की कितनी बढ़ गई। ठीक, R1 देखोगे आप तो R1 में वोल्टेज मैंने R3 से ज्यादा बढ़ाया है ना, ज्यादा वोल्टेज बढ़ाया है, लेकिन करंट फिर भी R1 में R3 से कम है। तो करंट कम है R1 में R3 से, तो मतलब रेजिस्टेंस R1 वाला ज्यादा होना चाहिए, इसलिए तो करंट कम है। वोल्टेज बढ़ाने के बाद भी रेजिस्टेंस करंट कम है, तो सो डेफिनेटली योर R1 इज ग्रेटर देन R3। ये तो क्लियर हो गया। R2 देख लेते हैं। R2 में वोल्टेज मैक्सिमम है यार, मैक्सिमम, लेकिन करंट देखोगे मिनिमम। तो R2 की रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होनी चाहिए, ये भी क्लियर हो गया। बस यही तो था। तो R2 ग्रेटर देन R1 ग्रेटर देन R3, डी का ऑप्शन। इतना आसान, ग्राफ देकर बता दोगे, अब इतना आसान है। हाँ, अब मैं आपको शॉर्टकट दे सकता हूं। शॉर्टकट क्या है? अगर ये VI ग्राफ है तो VI ग्राफ का जो स्लोप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा, अगर ये VI ग्राफ है तो। अगर उल्टा दे दिया IV ग्राफ तो फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस। क्यों होगा भाई? देखा हुआ है ना, याद है आपको, आपने 9th ग्रेड में पढ़ा था, याद है 9th ग्रेड में पढ़ा था चीजें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्लोप ऑफ द कर्व, है ना। तो यहां पर VI ग्राफ में जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होना चाहिए, अगर ये VI ग्राफ होता तो। अब ये उल्टा IV ग्राफ है तो जितना कम स्लोप होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, तो R2 इसका ज्यादा रेजिस्टेंस है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। 90 सवाल पे अभी हम आ चुके हैं, और बहुत ही प्यारा सा लड्डू सा पिछले 5 साल में 4 बार रिपीट होने वाला सवाल। ठीक है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी का डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। ओए होए होए, इतना कभी कभी सीबीएसई ऐसे सवाल देता है कि बच्चों को बोलता है, वो बच्चों को ऐसे कहता है, जा बच्चे जी ले अपनी जिंदगी, ये ले मार्क्स। वैसा सवाल है, सवाल पढ़ो मजा आएगा।
ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए सर्किट, सिर्फ डायग्राम बनाना है, कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। तो बनाओ 12 वोल्ट की बैटरी, 1 2 3 बना दी 12 वोल्ट की बैटरी। आगे बताइए सर, मजा आ रहा है? इतना आसान से मार्क्स मिल रहा है क्या? हाँ सर बिल्कुल। आगे 3 resistors 5 10 20 connected in parallel। ओहो ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। 3 resistors 5 10 20। ओहो मजा आ गया, मजा। और बताओ मार्क्स, और मार्क्स इन पैरेलल बना दिया। एन एम मीटर टू मेजर दी टोटल करंट, एम मीटर टू मेजर दी टोटल करंट, ठीक है, एम मीटर बनाना है टोटल मेजर करने के लिए, ये लगा दिया एम मीटर। और बताओ मजा आ रहा है, और बताओ। थ्रू द सर्किट वोल्ट मीटर टू मेजर दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, वोल्ट मीटर रेजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए लगा दिया। ओहो मजा आ गया। और स्विच बोला भी नहीं है, फिर भी हम स्विच बना के, बिना स्विच के कैसे बना सकते हैं? हम यहां पर बनाएंगे स्विच हमारा, ये लो भाई साहब, प्लस नेगेटिव। पूरे मार्क्स मिलेंगे? नहीं। क्या करना है इसके आगे? करंट का डायरेक्शन बनाओ। करंट हमेशा पॉजिटिव से निकलेगा। आई लिखो यहां पर, बट रहा है आई, पैरेलल कनेक्शन है, I1 I2 I3 जुड़ रहा है, ठीक है, जुड़ रहा है, यहां पर आएगा करंट वापस आई देगा, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, जैसे बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव लिखा, वैसे एम मीटर वोल्ट मीटर का भी लिखना है, तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो एम मीटर का और वोल्ट मीटर का कहानी सेम है। एम मीटर बैटरी के जिस साइड से जुड़ा हुआ है उसी साइन को लगाना है। पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ है तो ये नेगेटिव। वैसे ही वोल्ट मीटर का ये साइड नेगेटिव से जुड़ा है तो नेगेटिव, वोल्ट मीटर का ये साइड पॉजिटिव से जुड़ा है तो पॉजिटिव, जिस साइड से जुड़ा हुआ है उसी साइड का साइन लगा देना, बात खत्म। अब पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे। 3 मार्क का सवाल है यार, मजा नहीं आया? अब 9 सवाल सबसे ज्यादा रिपीटेड मैंने कर लिए, एक सवाल तो बनता है आपके करने का। तो आज का बेटा ये जो हमारा 10वां सवाल है, ये रहा आपके लिए आज का होमवर्क। ये भी फैक्टर सेपरेटिंग रेजिस्टेंस का सवाल है और मुझे पूरा यकीन है कि मेरा हर एक बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है इसको कर लेगा। आपसे दोबारा मेरी विनती होगी कि आप वन शॉट वीडियो देखना जरूर, नहीं देखा है और उसको देखे बिना इस सेशन को देखा है तो भाई बहुत बड़ा पाप कर दिया आपने। तो आप पहले मेरा वन शॉट का वीडियो देखिए, मैंने 120 मिनट के अंदर यानी कि 2 घंटे के अंदर पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इन डेप्थ क्लियर कर दिया है, वो देख लीजिए। ये भी देख लीजिए, इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और मुझे बताइएगा कि भाई क्या आपको ऐसे ही वीडियो वन शॉट और ये टॉप 10 क्वेश्चंस क्या मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए भी चाहिए होगा तो डू लेट मी नो। आपके अभिषेक सर आपके लिए वो भी बनाएंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। अंटिल दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। एंजॉय लाइफ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रांग। पीस पीपल।